أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस सेकेंड डे MMNF स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का दिन में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायर ने कहा था, मीर अहबाब जमा है दर्द दिल कह दे। मीर अहबाब जमा है दर्द दिल कह दे, फिर इल्तिफाते दिले दोस्ता रहे न रहे। तो मेरा नाम शायद आप लोग पहली मर्तबा सुनेंगे। मेरा नाम सुराका है और मैं चिपलोन रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फरागत दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से गुज़िश्ता साल ही हुई है। फजीलत भी वहीं से हुई है और हिफ्ज़ के साथ में स्कूल 10वीं और 12वीं कोकन में हुई है। इस वक्त में हम रमज़ान के बाद एक तंजीम से ज्वाइंट हुए हैं। तंजीम का नाम है विजडम फेलोशिप फॉर उलमा, जिसके फाउंडर शायद बहुत से लोग जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल मुजीब खान हैदराबाद के हैं और नाइब डायरेक्टर मौलाना सादिक साहब पोतरिक अबू हसन फलाही। ये दो नाइब डायरेक्टर और नाइब डायरेक्टर हैं। तकरीबन आज से 7 साल पहले अब्दुल मुजीब खान सर ने एक मकसद के खातिर इस तंजीम और इस फिक्र को शुरू किया था कि आज हमारा रोना यह है कि हमारे पास कायदीन की कमी है, लीडर्स की कमी है, उम्मत को लेकर चलने वालों की कमी है। तो उनकी थिंकिंग ये थी, उनकी फिक्र ये है कि अगर उलमा को ट्रेन किया जाए, फील्ड वर्क के लिए उनको उतारा जाए, तो जिस तरीके से दिल का मकाम जिस्म के अंदर है, तो उलमा का मकाम कम्युनिटी के अंदर है। अगर एक आलिम बन जाएगा तो पूरे माशरे को लेकर चलने वाला होता है। तो इसी की फिक्र को लेकर उन्होंने 7 साल से पहले यह सफर शुरू किया था। 7 साल पहले उन्होंने केरला से लेकर, उनकी खासियत यह है कि केरला से लेकर दिल्ली तक तमाम इदारों का सफर रास्ते से चलकर तय किया था कि ये मेरा मकसद है, ये पूरा प्रोटोकॉल है, इस तरीके से उलमा को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो हुकूमती एतबार से उन्होंने रजिस्टर किया है। 3 साल कोर्स है। उलमा को इसके अंदर समझाया जाता है कि आपको किस तरीके से अवाम में उतर के काम करना है और उलमा को कायदाना सलाहियतें लीडरशिप के लिए इसके अंदर उभारा जाता है, क्योंकि हर एक के अंदर पोटेंशियल होता है। हर एक के अंदर पोटेंशियल होता है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं ये सब क्रीम एरिया है, अपने अपने इलाकों से बिल्कुल भीड़ से हटकर अपना कौम, अपना दर्द कौम के लिए रखते हैं, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, इसीलिए जमा हुए हैं। तो मैं बड़े ही आरजू और बड़े ही आप लोग के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग अभी मैदान में उतरे हैं। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न मुकर्रिर हूँ न फरदाना, तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूं जिसका अफसाना। हमारे 4 मकसद है तंजीम के। पहला मकसद एजुकेशन, दूसरा मकसद सोशो कल्चर, तीसरा मकसद यूथ डेवलपमेंट और चौथा मकसद इकोनॉमी। और मेन तंजीम का मेन बुनियादी मकसद ये है कि अवाम को उलमा के साथ में मुंतबी और रब्त कर देना और लीडरशिप की क्वालिटी हर नौजवान के अंदर मेंटेन करना है। क्वालिटी बहुत हमारे अंदर पोटेंशियल है, जिसके लिए कोशिशें हो रही है। हमारी तरतीब ये है कि एक आलिम 5000 अफराद को लेकर काम करता है। सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वो, हम लोग जैसे सुबह से बातें आ रही हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम 5000 अफराद का डाटा जमा करते हैं। उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि कितने स्कूल पढ़े हुए हैं, कितने दीनी तालीम पढ़े हुए हैं, कितने जरूरतमंद न होने के बावजूद भी ज़कात की रकम ले रहे हैं और कितने जरूरत होने के बावजूद भी ज़कात की रकम खुददारी की वजह से लेते नहीं है। अब हमने ये तरतीब शुरू की है
कि उनको सही ज़कात की रकम, सही फंड सिर्फ उनको पहुंचे नहीं, बल्कि वो औरतें अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर कौम के लिए देने वाली बन जाए। ये मेरा और बहुत से यहाँ पर माओ बहनों ने भी अपना ये नजरिया रखा कि हम जब तक देने वाले नहीं बनते तब तक हम शायद तरक्की बहुत दूर करेंगे। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारी कौम देने वाली बन जाए। और दूसरा, हम लोग इस वक्त में हम लोग ये सोचते हैं कि एक हमारी बहुत गलतफहमी है कि मैं गया कहां पर, मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, अब मैंने अपने इलाके में आकर उसी काम को शुरू कर दिया। इससे जैसे नतीजे चाहिए वैसे नतीजे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। जब हम अपने इलाकों, सुबह में भी बात आई कि जब हम अपने इलाकों की नीड्स को, तरजीहात को समझेंगे, उसके बाद जो काम किया जाएगा तो वो काम बहुत मुअस्सिर होगा। इसीलिए हमने अपने इलाके का सर्वे किया कोकन में, तो हमारे इलाकों में जरूरत इस बात की है, यहाँ पर सुबह से बहुत बेहतरीन तकरीरें हो रही है, इस बात पर हमें इस वक्त में जरूरत देने की है कि हमें अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करने की सख्त जरूरत है। आज मैं भी रोना रो रहा हूं, सर भी रोना रो रहे हैं, आप भी रोना रो रहे हैं कि हमारे बच्चे ईमान छोड़कर दूसरों के दीन में जा रहे हैं। लेकिन 10 साल के बाद में अगर मैं ये रोना रो तो मुझसे बेवकूफ कोई नहीं होगा। इसीलिए उसकी कोशिश, उसकी फिक्र हमने ये शुरू की है। हमारा प्लान है, हमारा गोल्डन प्लान है, मेरा जाती प्लान ये है कि हर बस्ती में, हर शहर में एक लाइब्रेरी हो, एक लाइब्रेरी ऐसी हो जहां पर बच्चे खुले आकर अपने दीन को पढ़े, अपनी किताब को पढ़े। जिस तारीख को भुलाया जा रहा है वो तारीख आकर लाइब्रेरी में आकर पढ़े। और इसकी बुनियाद हमने अपने गांव से शुरू की है, मैंने अपने घर से इसकी शुरू की है बुनियाद। और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है, हमारा विजन ये है कि यहाँ पर आने वाले, हमारे गांव में अगर 50 बच्चे हैं तो हमारा बिल्कुल वाज़ेह विजन ये है कि उसमें से 25 बच्चे मुकम्मल किताब पढ़कर वो किताब की तारीख को दूसरों तक तकसीम करने वाले और फैलाने वाले बन जाए। इसीलिए हम इस फिक्र को लेकर चल रहे हैं। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो गोल है, हमारा जो अभी हमने अपने इलाके में सर्वे करके तरतीब बनाई है लाइब्रेरी सिस्टम की, ज्यादा खर्चा नहीं है, बस कुछ वक्त देना पड़ेगा। और यकीन जानिए ये बच्चे अगर आकर किताब पढ़ेंगे तो 4 फायदे होंगे। उनके ईमान की हिफाजत होगी, अपनी तारीख हम उन तक पहुंचाएंगे, उर्दू नस्ल जो मिटती जा रही है वो खुद ब खुद परवान चढ़ेगी। और फिर हम रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में हैं, वो बच्चे मोबाइल से निकलकर इंशाअल्लाह किताबों के धनी बन जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आइए, जिस तरीके से MMNF में तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं इसके जिम्मेदारों को। और बड़े फानी ने कहा था, मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, गर्दाब की हर तह में साहिल नजर आता है। इसी का मिसदाक के MMNF के जिम्मेदारान और यहाँ पर बैठी हुई पूरी टीम है। मैं बड़े दर्द के साथ में सर से कहूंगा कि सर आप ये प्रोग्राम करते रहते हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत, इस्तिकामत, बुलंदी और आपकी उम्र बरकतें अता फरमाए। और हम आपसे ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारी माएँ बहनें खवातीन के अंदर अच्छा काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसी खवातीन हैं जो गरीब है, बेवा, यतीम है, हम आपसे मिलकर इश्तिराकियत से काम करना चाहते हैं। तो हम आपसे मिलकर कुछ देर बात करके कि हमने अपने इलाके में सर अभी डब्बा सिस्टम शुरू करने का चाहा है। डब्बा सिस्टम, बहुत लंबी बात हो रही है, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मिनट के अंदर मैं अपनी जगह छोड़ूंगा। डब्बा सिस्टम ये है कि आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मेरे घर में, मेरे इलाके में मेरी माएँ बहनें सुस्त हो गई है। उसकी वजह यह है कि या तो वो काम करती है, या तो दूसरी वजह यह है कि उसके पास वक्त नहीं है, दूसरी चीजों की वजह से वो मशगूल हो गई है। खाना अब बॉयलर का आ गया है तो अब कमजोरी होती गई है, इसलिए डब्बा बनाकर देती, बच्चे को बोलती वड़ा पाव ले जाओ, कटलेस ले जाओ, या तो बालाजी के वेफर ले जाओ, जिसकी वजह से बच्चे के जाती एतबार से वो कमजोर होता है। तो हमारी ये तरतीब ये है कि हम अपने इलाके में डब्बा सिस्टम शुरू करें। 30 रुपए डब्बा, 40 रुपए डब्बा, जिसके अंदर उनको 2 रोटी, उनको बेहतरीन सब्जी, उनको बेहतरीन सालन बनाकर हम दे दे। ये हमारा प्लान है, जिसके फायदा यह होगा कि जो औरतें घर में बैठकर मांगने वाली हैं उनको काम पे भी मिलेगा, उनको माशी इस्तिकाम भी उनका हो जाएगा। और खुद ब खुद हमारे बच्चों की जो अंदरूनी कमजोरी हो रही है दूसरों के प्रोडक्ट्स खाने की वजह से, न मालूम तेल कितना पुराना है, न मालूम पाव कैसे बने हैं, न मालूम क्या वड़ा पाव कैसा बना है, तो वो खुद ब खुद बीमारियां
दूर होती जाएगी। यह हमारा सिस्टम है, गोल है, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम आप तमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमको इस्तिकामत अता फरमाए। और इस वक्त में हमारे साथ पूरे मुल्क के 11 उलमा काम कर रहे हैं। तकरीबन आसाम, MP, UP, गुजरात और महाराष्ट्र से मैं अकेला हूं, और हम लोग का मकसद एक ही है कि इस्लामी मुआशरे की तश्कील, जब इस्लामी मुआशरे की तश्कील इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम हमारे मरने के बाद हमारे नस्लें इंशाअल्लाह वो देखें, और अल्लाह की जात से उम्मीद है इस वक्त में अगर हम किसी भी काम को करने का अगर सोचेंगे तो इंशाअल्लाह नामे अमाल में हमारा बदला वो सवाब मिलना जारी हो जाएगा। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और इस प्लेटफॉर्म का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं। और आप जो दर्द लेकर बैठे हैं, जिसी के लिए मिर्जा गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी इस तंजीम को हिम्मत, इस्तिकामत और बुलंदी अता फरमाए। और ये मेरा MMNF से बराह रास्त पहला ही प्रोग्राम है। इससे पहले मैं हज हाउस में किसी के साथ में आया था और बस कुछ मिनट या कुछ घंटे रहकर चले गए थे। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सर हमको अपने साथ में मिलाकर रखेंगे। अभी हम मैदान में उतरे हैं और हमें अपने साथ में लेकर चलिए। हम इंशाअल्लाह वक्त पर आपका साथ देंगे। आप बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान अली पीरजादे है, मुंबई में रहता हूँ और गुलशन फाउंडेशन नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। 2013 में हमने रजिस्टर किया था। मैं 2010 और 11 में कश्मीर में बार बार जाता था, तो वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर वहाँ के बच्चों के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हम हर 4-5 दुकानें छोड़ के गुलशन स्टोर, गुलशन फलाना, गुलशन फलाना ऐसा देखने मिला। तो कश्मीर में नाम कौन सा चलेगा तो गुलशन चलेगा, इसलिए हमने वो गुलशन फाउंडेशन उसका नाम रखा और यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में उसको रजिस्टर किया है। और मैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। तो मेरे साथ जो सारे फुल टाइमर थे ABVP के, जो मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, सबको लेकर हमने वो NGO रजिस्टर किया है। और जम्मू कश्मीर में हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं AICT के थ्रू, एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू। हम करीबन वहाँ पे हर जिलों में घूमे हैं। मैं मजाक से बोलता हूँ कश्मीरियों को, तुम जितना कश्मीर देखे नहीं उससे ज्यादा हमने कश्मीर देखा है। तो वहाँ पे हर तहसील में जाके हमने, वहाँ के सेकेंडरी स्कूलों में जाके करियर काउंसलिंग 12वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक स्कीम है, वो स्कीम का मॉनिटरिंग मैं करता था। मैं नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन की एक कमेटी है, उसमें मैं मेंबर था। तो उसके बहाने हम सारे ये स्कीम को मॉनिटर करते थे। और ऐसे जो माइनॉरिटीज के लिए स्कीम है उसको हम मिनिस्टर्स को और इनपुट देते थे कि इसमें और अच्छा क्या और कम ज्यादा क्या होना चाहिए। तो और उसके फिर ये काउंसलिंग करते करते हम लोग वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काम करना चाहिए। तो हमने 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मुंबई में है, वहां पर हमने करीबन 213 लोगों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ से जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, मतलब वहाँ का जो सारा चीज है, वहाँ अखरोट मिलते हैं या सारी एप्पल को लेकर प्रोडक्ट्स है, या सारे लेह लद्दाख में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, केसर है, ये सारी चीजों को लेकर हमने 110 स्टॉल लाए थे। और मैं आपको बोल दूं, हमने सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके बताया था कि हमें ऐसा कुछ करना है, तो पूरा 40,000 स्क्वायर फीट का उनका एग्जीबिशन हॉल है कुलाबा में जो है, वहां पर पूरा हॉल उन्होंने फ्री दिया था, AC फ्री, वहां का सिक्योरिटी फ्री। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपने देखे होंगे, तो पूरे वर्ल्ड के वहां पे ट्रेडिंग चलती है और वहां पर सारे देशों के लोग आते जाते रहते हैं। तो हमने 5 दिन का वहां पे पहली बार ऐसे हुआ था कि जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से लोग आए हैं, और ये ऑर्गेनाइज करने वाले भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है। जो मैं स्कीम बोल रहा हूँ, वो स्कीम जो जम्मू कश्मीर के लिए है, वो कश्मीर के बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं, यहाँ करीबन 1000-1500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से हमने 50 बच्चों को लेकर, सारे JNK लद्दाख के लेकर, उन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रख के हमने की थी।
मतलब हम ही 4 लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं। तो हमें सिर्फ वहाँ का उनका टू एंड फ्रो करना पड़ा। बाकी सब वो अपने अपना स्टॉल लेके आए थे, लगाए थे। 5-6 दिन वहाँ कोलाबा में हमने, वहाँ लेने वाले भी बड़े बड़े लोग लेंगे, गालीचे इतने महंगे, शॉल महंगे सारे, तो वहाँ लेने वाले उस तरह का ये था। तो हमने वो एग्जीबिशन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो हमारी एनजीओ काम करती है, अंजुमन इस्लाम जो है मुंबई में, वहां पर हमने 2017-18 में 18 से हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। बेसिकली हमने वहां पर लड़कियों के लिए किया। हमने एक सर्वे किया था जो नीड बेस जो ये किया था कि मोहम्मद अली रोड का हमने सर्वे किया था कि हमें ध्यान में आया कि नकाब में रहते हैं सारी जो खवातीन अपनी, सब लोग मेकअप जरूर करते हैं, मतलब पूछ के किया था सबसे कि क्या चीज करनी चाहिए औरतों के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमें मेकअप का हम एक सीखते हैं तो अच्छा है। तो हमने 220 लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट का ट्रेनिंग दिया था और 20-25 छोड़ दिए जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए करते हैं ना कोर्सेस, ऐसे करने में लड़कियों तो सब लड़कियां यहाँ मुमरा, यहाँ नजदीकी मुमरा है, वहां से 5-6 लड़कियां आती थी। एक लड़की तो एक सीजन में 2 लाख रुपए कमाती है। तो शादी का जो सीजन रहता है उसमें मेकअप करती है तो 25 हजार रुपए ब्राइडल का लेती है, उसके साथ में क्या करौली बोलते हैं उसको, उसका कुछ 10,000 लेते हैं, और उसको करना है मेहंदी लगाने का 5,000 रुपया। इतना तक पैसे कमाने वाले वहां पर हमने केक बनाने का सिखाया। अभी आजकल कुछ भी हुआ तो केक काटते हैं, अभी वो ट्रेंड हो चुका है, बहुत इतने केक की शॉप्स आए हैं। तो हमने 57 लड़कियों को केक बनाने का 1.5 महीने का ट्रेनिंग दिया था, और प्रॉपर जो इंडस्ट्री में होता है वैसे इंडस्ट्री में जाके दिखाया था। बड़ी जो ओवन्स रहती है वो किस तरह से यूज करनी है वो सिखाया था। अंजुमन इस्लाम में जो उनका बेकरी है, मतलब होटल मैनेजमेंट को लेकर, वो हमने रेंट की थी और वहां पर हमने सिखाया। इस तरह से ही जो पैक फूड है, मतलब कचौरी है, ढोकला है, जो 2-3 दिन में बेच सकते हैं, बना के 2-3 दिन में पैक करके बेच सकते हैं, इसको स्नैक्स एंड सेवरी कहते हैं उनके टर्म, फूड्स के टर्म्स में। तो स्नैक्स एंड सेवरी का हमने चिवड़ा है, अरे जो अपने इंडियन स्नैक्स जो है वो सिखाने का हमने किया था। सभी लोग अच्छा बनाने भी सीखे, और सीजनल रहते हैं ना, चिवड़ा दिवाली के टाइम पे चिवड़ा बना, या और कुछ ये रहते थे भी रमजान के टाइम में कुछ बना के खुद से बेचते हैं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। तो तब से हमें ध्यान में आया कि हम फोकस काम करते हैं, तो हमने स्किल डेवलपमेंट ही छोड़ा नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। अभी हम बुरहानी कॉलेज में, अभी स्किल तो बहुत हो चुका है, मतलब पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल के सेंटर्स खोले, जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा भी स्किल हो चुके हैं ऑन पेपर। तो एक्चुअली फिर अभी एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। अभी अपना देश एक करवट बदल रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाले हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का हब होने वाले हैं। जो भी पैदावार होगी, कोई भी, ये माइक होगा, ये सब अभी आजकल हम चाइना का ले रहे हैं ना, तो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बड़ा होने वाला है। तो हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं कि अपना यूथ जो छोटी छोटी चीजें कुछ ना बनाए, तो उसके लिए उसको शुरुआत करें। इसके लिए हमने बुरहानी कॉलेज जो है बोहरा कम्युनिटी का, उनके साथ टाइप किया, और वहां पर छोटा ऐसे स्किल सिखाएंगे जिससे वो मैन्युफैक्चर करे, मैन्युफैक्चरिंग में जाए। ऐसे लोगों को ही लेके आएंगे जो सर्टिफिकेट लेने के लिए ना आए, एक्चुअल कुछ करने के लिए काम करें। उसके लिए गवर्नमेंट की फंडिंग भी है, स्टेट एक्चुअली बोहरा कम्युनिटी भी कुछ करना चाहती है सारे लोगों के लिए। तो ये सारा उसमें फोकस करने की जरूरत है। अभी की नीड जो है, नीड बेस जो है, मतलब पूरा देश को देखा जाए तो नीड बेस ये है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना बहुत टर्न ले रहा है। अभी ट्रम्प के साथ मिलके जो आए हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज, अभी उसका एक रिपोर्ट आने वाला, मैं सर को शेयर करूंगा उसमें, कि हमें क्या क्या चीजें वो हमसे इंपोर्ट करने वाला है वगैरह वगैरह चीजें। तो हम एक्सपोर्ट करने वाले बहुत बड़ी देश बनेंगे हम, यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होगी। तो अपने बच्चों को इसमें फोकस करके एक्सपोर्ट का माल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार करना चाहिए। इस बेस पर हमने बुरहानी कॉलेज में एक शुरुआत आगाज किया है इसका। इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज जो एंटरप्रेन्योर बनाए,
उद्योजक बनाए बच्चों को, इस तरह का हम फोकस करना है। आपको किसी भी कहीं पर करना चाहिए, करना है महाराष्ट्र में, तो आप जरूर मुझसे रास्ता कीजिए और फोकस करके, मतलब अगेन हमें हमारा उनका कॉलेज विलेज स्कूल भी है तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो अपने से बहुत दूर है। दूर क्यों है कि हम ही दूर है, ये सारे सिस्टम्स है। हम वहाँ अपने बहुत सारे लोगों ने किया भी है। आपको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा मैं। अपने यहाँ पर क्राफ्ट बनने जा रहा है, विमान है ना, एरोप्लेन, आनंद यादव करके है, महाराष्ट्र का ही लड़का है। वो क्राफ्ट, छोटे छोटे क्राफ्ट रहते हैं ना, जो प्राइवेट क्राफ्ट जो रहते हैं कि पर्सनल क्राफ्ट यूज कर रहे हैं, अंबानी, लोढ़ा हमारा यूज करते हैं ना, इस तरह का क्राफ्ट बनाना चाहिए। पहली बार भारत में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है स्टैंड अप इंडिया के इसमें। तो वो उसके टेरेस पे उसने ट्रायल किया था कि उसको जगह नहीं दे रहा था कोई, तो उसकी जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर उसने क्राफ्ट बनाने का शुरू किया। क्राफ्ट बनाया, उसके ऊपर वो फेमस हुआ। फिर उसको स्टार्टअप इंडिया में उसको कितने करोड़ रुपए मिले हैं और उसको गवर्नमेंट ने जगह भी दी है। तो ऐसे अपने कम्युनिटी में भी लोग हैं, जैसे अभी साहब जो आए थे मेरे से बात करने वाले, सुकारू, क्या आपका नाम, सुराखा। तो टैलेंट बहुत है। हम मोहम्मद अली रोड, ये सारा, मैं सांगली में भी जाता रहता हूँ, पुणे के मोमिनपुरा में जाता रहता हूँ। मैं यूथ में रहा हूँ, यूथ में रहता हूँ ज्यादा। मैं स्टूडेंट्स एक्टिव रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऑल टाइम स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहूँ। तो मैं जहां जाऊँ या कॉलेज में, मैं मौलाना आजाद जो कॉलेज है संभाजी नगर का, वहां भी उनके साथ में हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं। और अभी मैं नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू की काउंसिल जो है, प्रमोशन NCPL जो है, उसका मैं मेंबर हूँ। उसकी वजह से भी हम सारे कॉलेजेस में जा रहे हैं, अभी अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ध्यान में आता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट देने की जरूरत है कम्युनिटी की तरफ से। दूसरी कम्युनिटीज जो है ना, ब्राह्मण कम्युनिटी है ना, ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत फोकस अपने बच्चों पे काम करती है। बाकी जैन कम्युनिटी है, जो इवन बोहरा कम्युनिटी जो है अपने इसमें विद इन मुस्लिम जो बोहरा कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत अलग सिस्टम चलता है। उनका मोरल में एक सेंटर है, और मोरल में सेंटर है, और वो फोकस ऐसे उनको, जिनको बिजनेस करना है उनको पकड़ पकड़ के लाती है, उनको सब दीन दुनिया सारी चीजें सिखा के, और ये भी चीजें सिखा दी। तो मैंने उनको ऐसा खुजली किया कि तुम सिर्फ बोहराओं के लिए करोगे क्या, बाकी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करोगे। फिर उन्होंने बाकी मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, ऐसे मेरे सामने पूरा PPT दिखाया। बोला इस चीज के लिए करना चाहोगे तो आपकी जगह मिलेगी क्या, तो डेफिनेटली उन्होंने बोला है, और वो उसके लिए तैयार है। वो संभाजीनगर में भी करने के लिए तैयार है, ऑटोमोबाइल बेस। हाँ, सरकारी नाम उसका संभाजीनगर, तो संभाजीनगर गुरु का। मैं किसी भी लेके वही घूमता नहीं हूँ, क्या लोकशाही का क्या है वो, संविधान। हाँ, संविधान ने जो बदला है वही बोलूंगा मैं। जिनको बोलना है वो बोले, क्योंकि उनको वो प्यारा रहेगा, मुझे नहीं प्यारा है। तो लेकिन हम फोकस करके अपने यूथ पे अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। और मेरा गवर्नमेंट में अच्छा कनेक्शन है, अलग अलग इस पे मिनिस्टर से भी और सिस्टम में भी। मेरी वाइफ गवर्नमेंट में है, हमारे वाले पुलिस में थे, इसलिए हम मुंबई में रहे, और मुंबई में रहने की वजह से ऐसे अलग अलग चीजों की अच्छा ग्रिप है। और मैंने सर से बात की कि अभी हमने प्री बजट एक मीटिंग रखी थी मुंबई में MMNF की तरफ से। MMNF में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि बजट पे तो डिस्कशन होता रहता है, लेकिन पहली बार बजट पे चर्चा, जो माइनॉरिटी का बजट है, कितना बजट है, कितना आता है, कितना जाता है, इसके ऊपर फोकस हमने डिस्कशन में 20-25 लोग आए थे, मुंबई अतराफ के लोग, और उन्होंने डिस्कस किया है। अपनी मीटिंग के बाद 3 फरवरी को हमने मीटिंग इससे की कि अपने कम्युनिटी के लिए बजट बहुत सारा आता है, और वो बजट कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। मतलब हम सारे NGOs है, तो हमारे शायद कितने लोग NGOs अपने इस बजट के हिस्सेदार है पता नहीं मुझे। जैसे हम तो है कि हम सब दूसरे स्किल डेवलपमेंट में लेते हैं हम पैसा, लेकिन माइनॉरिटी की इसमें से कुछ नहीं लेते। तो मैं यहाँ से अपील करूंगा कि हम लोग उस बजट का जो कौन से स्कीम है
वो स्कीम को आप स्टडी करें। जैसे खवातीन के लिए कोई स्कीम कोई भी माइनॉरिटी के बजट में नहीं रहने था और किसी बजट में है, लेकिन या माइनॉरिटी में भी जो बजट्स है वो अपने लिए क्या सूट करता है अपने एनजीओ के लिए, और हम एनजीओ को वो एक स्कीम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है उसमें यूपीएससी का ट्रेनिंग है या पुलिस भर्ती का ट्रेनिंग है, आपके पास ग्राउंड है, आप क्या ग्राउंड रेंट कर सकते हैं उसके नॉर्म्स देखकर। अगर आप वो समझ सकते हैं कि मैं इसमें फिट बैठता हूँ और उसके जो 3 साल का ऑडिट वगैरह वगैरह सारा रहेगा या नहीं रहेगा तो और किसी एनजीओ को लेकर, लेकिन आप फोकसली करना चाहते हो तो आप अगर यहाँ से जाने के बाद अप टू रमजान में अगर इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हमारी मीटिंग होने के बाद में 2-4 दिन के बाद मिनिस्ट्री में जाके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लोगों से बात किया हूँ कि हम सब लोग इस तरह जैसे बैठे हैं अभी उस तरह से मंत्रालय के ऑफिसर के साथ ये सारे एनजीओ हैं हमारे और ये एनजीओ ये फलाना स्कीम करना चाहते हैं, क्योंकि अपने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बात माइंड में डाली है कि करीबन 900 करोड़ फंड है। 900 करोड़ फंड में से इस साल अभी तक 250 करोड़ ही 100 करोड़ ही स्पेंड हुआ है। 800 करोड़ खाली है, 800 करोड़ अभी तक स्पेंड हुआ नहीं, शायद मार्च एंड तक कितना खर्च होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा होगा या पूरा होगा मालूम नहीं। लेकिन हम लोग अगले बजट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं क्या? हम अपने अगले बजट में जो नॉर्म्स है उस नॉर्म से हमारी एनजीओ या इंडिविजुअल भी, जैसे किसी को इंडिविजुअल लोन मिलने वाला है बिजनेस के लिए या एजुकेशन के लिए, तो हम अपने यहाँ पर उसके कैंपेनिंग करके उस जिले के अधिकारी तक पहुंचाएंगे क्या? ये अपनी एनजीओ अपना माइंडसेट तैयार करना चाहिए, या वो इंडिविजुअल हो या एनजीओ को मिलने वाला बजट हो, वो उसके ऊपर हम कौन से इसमें काम करेंगे, उस स्कीम को आपने ध्यान से देखना है। हम शायद सर अपने वो हमने लिया है ना वो स्कीम का कौन सा है वो हम सब उनको भेज सकते हैं ऐसा, तो अपने एमएनएफ की तरफ से आपको वो लिया आ जाएगा कि कौन सी स्कीमें हैं, उसमें कितना बजट रहता है, कितना आप एक स्कीम लेते हो तो कितना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन आप सब लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हम विथ दैट स्टडी हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि ये सारे एनजीओ और इस साल का 100% हम कंज्यूम करेंगे बजट और अपने लोगों की अच्छी खिदमत करेंगे। और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं, और भी सारी स्कीम्स है, जैसे मैं स्किल डेवलपमेंट में काम करता हूँ वो तो सबके लिए है। तो अपने लोग अपने कम्युनिटी में जाना चाहिए, अपने कम्युनिटी को ज्यादा जरूरत है, मतलब अपने बच्चे जो है अपने बच्चे हुनर में बहुत आगे रहते हैं, अपने बच्चे एक आध बार फोकस में देखते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और कर भी लेते हैं। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, ये देखा है मैंने नजदीक से। हमारे यूथ को अलग अलग लेवल का इनपुट देने की जरूरत है, वो हम जैसे एनजीओ कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान में आता है कि ये चीज करनी, ये चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उधर हूं। मेरा नाम इरफान अली, मेरा नंबर 9167239495। बात करने वाला इधर आके। मैं कर्नाटका बेलगाम से बिलोंग्स करता हूँ। तो हम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंडर हम काम करते हैं, जो स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी और जो ऐसे बच्चे जो लावारिस होते हैं, जो बस स्टैंड में पिक पॉकेट करते हैं, ड्रग एडिक्शन करते हैं, भीख मांगते हैं, जो हर जगह 1098 देखा है चाइल्ड हेल्पलाइन, उस नेटवर्क से हम काम करते हैं। अभी जैसे कि बेलगाम जो महाराष्ट्र गोवा का बॉर्डर है, महाराष्ट्र के ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेन में चढ़ के आ जाते हैं, तो उसको हम रेस्क्यू करते हैं करके हमारे वो उस बच्चे को काउंसलिंग करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ है। हमको आया लास्ट टाइम जो मरीज का
और एक आया था कौन सा वो जो साईं बाबा, हाँ शिरडी का। तो उस बच्चे को हम काउंसलिंग करके उसके पेरेंट्स करके उसको वहां उनके घर तक पहुंचाते हैं। अगर वो बच्चा उसका आगे पीछे कोई नहीं है तो उस बच्चे को हम हमारे इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं और उसका जो आधार कार्ड नहीं है उसको आधार कार्ड बनाते हैं, उसका जो एजुकेशन है उसको एजुकेशन भी देके उसको एक प्लेटफॉर्म आता है। उसका एक पोस्टर केयर प्रोग्राम है, जो पोस्टर केयर है, जो बच्चे नहीं है उसको हम देते हैं, उसे अडॉप्ट नहीं है वो पोस्टर केयर है, उनको हम उनको देते हैं क्योंकि उसको एक अच्छी फैमिली मिले। तो उसका होम इंक्वायरी करके फिट फैमिली, वो फिट फैमिली है कि नहीं उसको पाल सकते हैं, उसको इंक्वायरी करके होम स्टडी करके वो बच्चों को ये लीगल से है उसको फोस्टर केयर का फैसिलिटी देते हैं। और एक बच्चे सिंगल पेरेंट रहते हैं, वो सिंगल पेरेंट्स जो है वो ड्रग एडिक्शन करते हैं और बराबर स्कूल नहीं जाते हैं, उस बच्चों को हम रेस्क्यू करके मतलब उसे लेके उनको काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके उस जो बुराई से जाता है उसको स्कूल को स्टेबल करते हैं। और बच्चे ऐसे रहते हैं कि माँ बाप की प्रेशर ज्यादा रहती है। अब समझो वो आर्ट्स सीखना चाहता है तो इस माँ बाप की एक ख्वाहिश रहती है, उसको प्रेशर करके उसको साइंस लगाते हैं क्योंकि सिर्फ डॉक्टर बनना है, इस तरह उसको हैवी प्रेशर करते हैं। तो हैवी प्रेशर से वो जो बच्चा है माँ बाप साथ जिद करता है, वो या माँ बाप से झगड़ा करता है और घर छोड़ के भागना शुरू करता है। वैसे बच्चों को हम काउंसलिंग करते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसका हुनर कौन से सेक्टर में है उसको फाइंड आउट करते हैं। अभी जैसे कि उसको बाइक दे दिया, वो खोला बाइक खोला, चार्ज जोड़ाया या उसको फिर जोड़ा जैसा, तो हम समझते हैं कि इसको उसमें होना। इस तरह से हम उसको काउंसलिंग करते हैं, 15 डेज के बाद उसकी काउंसलिंग करके उसका जो होल उसका जो इंटेंशन है उसको लेके उसको वो प्लेटफॉर्म में उसको सेट करते हैं कि इसको इसमें साइंस और लगा, उसको ये एक स्किल जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है उसको उसमें उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो हम बच्चों के फील्ड में वर्क करते हैं, जो उसके 1098 है, विश्वविद्यालय है, इस तरह से वो बच्चे करते हैं। जो गैर कौम के इंस्टीट्यूशन जो हमारे कौम के बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं उसको निकालते हैं, उसको निकाल को जो मदरसा प्लस यानी बच्चों को मदरसे के साथ साथ एजुकेशन का भी एजुकेशन देते हैं। वो अभी जैसे कि ड्रॉप आउट होता है वही उसको दीन इल्म देते हैं। ऐसा है हमें बच्चे मिले हैं कि 8-9 साल हुआ उनका अभी सुन्नत नहीं हुआ यानी खतना नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को भी हमने निकाला है जो गैरों के इंस्टीट्यूशन में पढ़े थे, वो ऐसे निकाल कर उसको मदरसे के इसके मिला के उसको दीनी तालीम के साथ एजुकेशन देके उसको एक प्लेटफॉर्म लाए। और हमारी इस तरह से काम हमारा फील्ड वर्क काम चलती है। इसके साथ साथ भी हमारी जो स्किल डेवलपमेंट भी काम करते हैं और एजुकेशन का रोल नर्सरी से लेके वुमेन्स डिग्री तक हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इस बात का मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये मैंने हम सब भाई हैं और जब मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ तो मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। हम यहाँ से आगे एक ऐसा निज़ाम करें कि भाई कोई भी मुसलमान अगर हमको मिलता है उसको हम सलाम करें, और जब हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो हम बड़े तहे दिल से सबने बोलना चाहिए वालेकुम अस्सलाम, कि अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। तो हम एक दूसरे की सलामती चाहेंगे तो अल्लाह प्रॉपरली हमको सलामती देगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ से आगे ये जो मामूल है ये होना चाहिए। आप लोग बहुत बड़े हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है। मैं जूनियर केजी में हूँ, मैं पर्सनली जो कुछ थोड़ा बहुत करना है वो मेरे मस्जिद में करता हूँ, वहां पर फ्री क्लासेस हमने चालू की हैं और ऐसा थोड़ा बहुत काम चालू किया है। और जाकिर भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने उनके साथ में जुड़ गया और उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी और मैं आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाकिर भाई के बारे में कहूँगा कि मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा जुड़ता है। ये जो कारवा है ये बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर।
इंशाअल्लाह। और बेसिकली अभी इरफान भाई ने बोले वो हिसाब से हम मुसलमानों का अच्छे दिन आने वाले हैं, तो देखते हैं। खैर, मैंने जाकिर भाई को बोला था कि भाई इस सिलसिले में आज जो हमारे मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के बच्चों के बारे में, हम सबके दिलों में जो कुछ डर है उसके बारे में एक नजर में पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत दो लफ्ज में बोलूंगा। तो मुसलमान जरा तू संभल, क्यों बिताता तू डर डर के पल, है अल्लाह बड़ा नबी साथ खड़ा, फिर इस बात का तुझको डर, ए मुसलमान जरा तू संभल, आज गुर्बत में तू है पड़ा, इल्मी दुनिया से दूर खड़ा, आज गुर्बत में तू है पड़ा, इल्मी दुनिया से दूर खड़ा, इल्म का दामन था वक्त को पहचान, हौसला उम्मत का तू बढ़ा, बेइल्मी का मिटा तू सितम, दुनिया चूमेगी तेरे कदम, है अल्लाह बड़ा नबी साथ खड़ा, फिर इस बात का तुझको डर, ए मुसलमान जरा तू संभल, कितने फिरकों में तू है बटा, कितने फिरकों में तू है बटा, तंजीमों में आया, अल्लाह रसूल कुरान रख तू इनमें ईमान, आपसी रंजी से तू मिटा, जब तू जुड़ेगा कदम ब कदम, बन जाएंगे मुत्तकी हम, है अल्लाह बड़ा नबी साथ खड़ा, फिर इस बात का तुझको डर, ए मुसलमान जरा तू संभल, दे तवज्जो मेरे भाई सुन, आखिरी बंद है, दे तवज्जो मेरे भाई सुन, ले तू अल्लाह अकबर की धुन, दे तवज्जो मेरे भाई सुन, ले अल्लाह अकबर की धुन, शेर का चुन सीना जिस्म फौलाद बना, बना इल्मो ईमान को जन, जब होगा तू साबित कदम, मिट जाएंगे सब तेरे गम, है अल्लाह बड़ा नबी साथ खड़ा, फिर इस बात का तुझको डर, है मुसलमान जरा तू संभल। शुक्रिया। तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात, आज हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तिनके का भी सहारा अगर हम मुसलमानों को मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है, सबको मिलता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत काफी है। तो इसलिए यानी ऐसा है कि लगेगी आग तो आएगी कई गर्दन में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और ये मुसलमानों के लिए सच है। अगर किसके दिल में ये रहेगा कि मैं ऐसा हूँ, बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, यानी बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बड़ा कुछ ये है, क्या ये जो छोटे मोटे इधर उधर जहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते हैं या तो कुछ करते हैं, मैं क्या करूँ। लेकिन आज वक्त है कि उनके लिए हमको कुछ काम करना चाहिए, और जाकिर सर अब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो अगर हम बड़े लोग मुसलमान कौम के काम आएंगे तो कौम हमारे काम आएंगे। और इसलिए अभी जो हम सब लोग, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन था कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो परवनी से एक आए थे, उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया है, विच इज अ बेसिक थिंग, बहुत जरूरी है वो काम करना, वो काम उन्होंने शुरू किया है। तो ये जो सर्वे का काम है सर, ये अपने तरफ से सब तरफ पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, सो दैट ये महाराष्ट्र मॉडल सब तरफ चलेगा। हाँ,
तो ये हिसाब से सो दैट किसको मदद करनी है, क्या मदद करनी है, कौन से फील्ड में हमको काम करना है, ये डिसाइड करना है। फिर डिसाइड है एजुकेशन, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, लोगों के हाथों को काम, अपने जो बच्चे हैं उनको काम, और जो बच्चियां हैं उनको भी काम। बच्चों इतने एजुकेटेड बने कि लड़कियां कहीं बाहर ना देखें, क्योंकि आजकल कल एक मैं मीटिंग में गया था तो वहां पर उन्होंने एक इसलिए बोला था मुझे कि हमारे मुसलमानों में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बच्चियां बाहर देख रही हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ये है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, उनको स्किल दे दो, ऐसा बनाओ कि कोई आगे पीछे ना देखे। यानी खुदी को तर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यहाँ तक हमको जाना है और आगे हम जुड़े हैं। यानी जब मैं देखता हूँ तो ये सफेद वाला नहीं थोड़े से ज्यादा है, जो हमने जवानी में करना चाहिए था वो आगे हम बुढ़ापे में शुरू कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए और इसकी वजह से हमारी कौम में बहुत तरक्की होगी, हम बहुत कुछ कर सकेंगे। और आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने भी मुझे सुना। आप सब लोग हम जुड़ जाएंगे। अब जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। पहले वो सलमान खान बोलता वैसा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो इसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि जो जाकिर भाई बोलेंगे वो मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हम लोग सब इंसान की खिदमत कर रहे हैं और इंसानों की खिदमत के लिए कुरान ने मुतअद्दिद जगहों पर इसकी अहमियत को बताया है। उन्हीं में से कुछ आयत की तिलावत और तर्जुमा इंशाअल्लाह हम देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लालन व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। ऐनन यशरब बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العظيم. 29वें पारे की सूरह दहर की शुरुआती आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह दहर 29वें पारे की जो सूरत है
उसके शुरू की आयतों की तिलावत की गई। शुरू में अल्लाह तबारक व ताला इंसान की पैदाइश के मरहलों को बता रहे हैं कि इंसान की पैदाइश किन मरहलों से होकर पूरी होती है। वो खून का लोथड़ा होता है, उससे पहले मनी का कतरा होता है, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर हड्डियों का ढांचा बन जाता है और 9 महीने की तख्लीक के बाद में दुनिया के अंदर आता है। तो ये बताने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला आगे कहते हैं कि इंसान, तुझे कुफ्र तकब्बुर करने की कोई भी इजाज़त नहीं है। तकब्बुर की सिफत और तकब्बुर की चादर ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। इसीलिए हमेशा दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला तकब्बुर से, बड़ेपन से, घमंड से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। फिर आगे अपने बंदों की सिफात को बयान कर रहे हैं कि इंसान कौन है। तो इंसान वो है जो जब कसम खाते हैं तो कसमों को पूरी कर देते हैं, और इसी तरीके से जब कयामत का दिन होगा तो वो कयामत के दिन से डरने वाले भी हैं। फिर आगे आयत के अंदर बताया वो युतइमून अत्ताम, और वो लोग हैं जो दूसरों को खाना खिलाते हैं, अला हुब्बिही, मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, चाहे वो मिस्कीन हो, यतीम हो, जिसके बाप न हो। तो ये तमाम लोग कल कयामत के दिन अर्श के साये में होंगे। अल्लाह ताला उनको कल कयामत के दिन जन्नत का पानी पिलाएंगे, नहर का पानी पिलाएंगे और उनको खाना खिलाएंगे। तो समझने की बात यह है कि किसी एक को खाना खिलाना, किसी एक को पानी पिलाना मोहब्बत की निगाहों से और अल्लाह ताला की रिजा की खातिर, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन हमें अल्लाह ताला की रिजा का जरिया होगा और जन्नत की नेमतों में हुसूल का इंशाअल्लाह जरिया होगा। अभी हमारे सामने रमजान का महीना आने वाला है, तो हम अतराफ में देखते ही है, हम लोग सब NGO काम कर ही रहे हैं गरीबों यतीमों के लिए। तो अतराफ में हम ये एक तहिया कर ले कि हम रोजाना, चाहे सहरी में हो या चाहे इफ्तारी में हो, 5 रुपये 10 रुपये या अपने जात से कम एक गरीब को हम खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह। सब करते हैं इरादा, बहुत से आप इरादों को और तमन्नाओं को और आरजुओं को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। एक तमन्ना और एक इरादा ये भी करें कि हम रमजान में इंशाअल्लाह कुछ गरीब को इफ्तारी कराएंगे या किसी को सहरी कराएंगे, इस नीयत से, ताकि अल्लाह हमारा राजी हो जाए और हमारे कामों में आसानियां पैदा करे। और इसी के साथ में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करते हुए, समझते हुए उसके सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उसके रसूल के तरीकों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दूसरा दिन है स्टेट लेवल NGO कॉन्फ्रेंस और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम था। आए हुए तमाम NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी बहनें, सोशल वर्कर्स का खैर मकदम है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते लोग आ रहे हैं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अगले स्पीकर को बुलाऊं। इससे पहले मैं आपको कल के प्रोग्राम के बारे में मुख्तसर बता दूं कि कल काफी सारे सेशन हुए। आप लोगों को मौका दिया गया कि आप अपने कामों के बारे में बताएं। आप बस इतना समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम का एक वाहिद मकसद है कि जो भी खैर का काम आप कर रहे हैं वो काम आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे शहर, नुक्कड़ों में, गांव में, जिलों में आपके बेहतरीन कामों को कॉपी किया जा सके। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट 15 काम है जिसमें हुकूमत की भी तवज्जो रहती है, महाराष्ट्र शासन या भारत सरकार की, उस तरफ भी महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम के प्लेटफॉर्म से होते हुए शासन और केंद्र शासन प्रशासन से हमें हमारी मांग करनी चाहिए। MMNF को लेकर 2018 से मैं जुड़ा हूँ, 7 साल हो गए हैं। काफी हिचकोला बड़ा सफर रहा है। कभी मैं जाकिर भाई से खुश रहा हूँ, कभी मैं जाकिर भाई से लड़ा हूँ, कभी जाकिर भाई की डांटी सुना हूँ। बहुत सारी चीजें हैं उसके बीच। 7 सालों से मैं MMNF से जुड़ा था, वो इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। मैं अगले स्पीकर को बुलाने से पहले जाकिर भाई के बारे में एक बात है, एक छोटा सा शेयर कहना चाहूंगा कि हमारे बीच अल हिदाया कैंपस रेसिडेंशियल स्कूल के फाउंडर प्रेसिडेंट चेयरमैन जनाब डॉक्टर कमाल सैयद साहब आ रहे हैं।
तो मैं खैर मतलब करता हूँ। अलिहाया की पूरी टीम है, मुफ्ती साहब का खैर मतलब। मैं ये कह रहा था कि जाकिर भाई खुद जानते हैं कि जितना भी क्रिटिसिज्म है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सही नहीं हो रही तो आप सीधा उस इंसान तक पहुंचाएं। यकीन जानिए कि वो हमारी सारी अच्छी बुरी बातें, हमारी सारी शिकायतों को सुनते हैं और उस पर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। अगर से आपको कुछ खराब लग रहा है तो आप भी इस पर बिल्कुल जाकिर भाई से बात कर सकते हैं। हम हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आगे का जो प्रोग्राम है जाकिर भाई के ताल्लुक से जो शेर और शायरी करके मैं आगे करूंगा। मैं दावा देता हूँ डॉक्टर असलम बारी सर को, जो नागपुर से आए हुए हैं, जो मारती जो है कि किस तरह से अक़लियतों की भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब तक कि रिसर्च नहीं होगी तब तक कि हम उस उन्वान पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि हमारे कौम को, हमारे कौम के लोगों को बेहतरीन तरीके से कम वक्त में कम से कम रिसोर्स के साथ किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं वक्त को जाया न करते हुए डॉक्टर असलम बारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और कम से कम वक्त में वो मार्गी और जो हमारे चैलेंजेस है ये जो कि उस पर डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर असलम बारी हूं, नागपुर से। मैं पिछले 25-30 सालों से दो शब्द सिर्फ अपने बारे में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। हालात क्या है पूरे मुल्क में या पूरे महाराष्ट्र में, हम ये बचपन से देखते आए हैं। छोटे छोटे गांव में रहते हैं जहां पर अपनी आबादी बहुत कम है। बड़े शहरों में जहां बस्ती ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां के हालात अलग होते हैं। जहां कम तादाद में होते हैं वहां के हालात बहुत अलग होते हैं, परेशानियां हैं। और मैं बेखौफ बात करता हूं, मैं किसी भी पार्टी से डरता नहीं हूं या किसी आदमी से डरता नहीं हूं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और मैं ये जानता हूं कि हमें हक की बात करनी है, राइट है या रॉन्ग है वो देख रहा है। मैं फोटोशॉप आदमी नहीं हूं। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं और मैं डंके की चोट पे गिनाते चलता हूं। हालात ये है, मेरा असली नाम अब्दुल बारी है, लेकिन ये मोमेंट में काम करते करते नौकरी बचा के अपने काम करने हैं तो मैं असलम बारी बन गया और मैं असलम बारी बन के काम कर रहा हूं। कुछ साल तक ना हमने अपना नाम आने दिया, ना अपना फोटो आने दिया। चलते चलते सिर्फ एक एक लाइन में आपको बताते चलूंगा। झाड़ ऐसे लगाइए कि आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठाए। काम ऐसे कीजिए कि आज दे दिए कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये मेरी सोच है। और जब मैंने तकलीफें देखी तो पढ़ते पढ़ते अल्लाह का करम है, मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली। कॉमर्स मेरा बेस है, मैंने पीएचडी किया, मैंने नेट किया, मैंने ICWA किया, मैंने बड़ी सारी चीजें कर दिया। मेरा अपना मैटर है, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं। एजुकेशन फील्ड में काम करता हूं। मौलाना आजाद अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अच्छा है या बुरा है, जो भी उसमें प्रॉब्लम आए हैं, उसको बनाने वाले जो 2-3 लोग थे, हमारी तहरीक थी मुस्लिम परिषद के नाम से, हम लोगों ने विदर्भ में एक माहौल किया और उसका नतीजा यह हुआ कि जब शरद पवार का एनसीपी आया तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सरकार बनेगी तो हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाएंगे, और मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना। उसमें बहुत सारे सुधार उस जमाने में लाने की कोशिश की हमने, अभी भी लाना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो काम हमारा हुआ। हमारे उर्दू स्कूलें हैं, उर्दू वाले बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी हमारे स्कूलें हैं। चलते चलते उस स्कूलों में हमने एक काम किया, 10वीं तक चलेगी हमारे स्कूल, हमने 12वीं तक लाया। फिर 12वीं लाने के बाद सोचा क्या करना है, 3 पैटर्न चलते हैं वहां पे कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है। हमने अपने बच्चों के लिए साइंस लाया। साइंस उर्दू मीडियम में भी होता है, ये मुझे भी बहुत जमाने के बाद मालूम पड़ा। 2000 में, उस जमाने में ऐसा था, आप अच्छे नंबर लेके पास हो जाइए, सीधा मेडिकल में आपका नंबर लग जाता था परसेंटेज के बेस पर। 2000 में महाराष्ट्र में सरकार पहली बार इनकी आई, अभी जो साहब इन लोगों की पहली बार सरकार आई और उन्होंने बोला कि अब ये मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन जो है वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा होंगे। कलम चली। हम भी बड़े खुश हो गए कि अच्छे बच्चे आएंगे, वेल क्वालिफाइड आएंगे, होशियार बच्चों को चांस मिलेगा। हम भी खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने मालूमात की तो सरकार आपसे हमसे कहती है महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूला है, आप अपने मीडियम में पढ़ सकते हैं। तो आपके मुंबई सहित आपको मिलेगा कि यहां पर बच्चे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली वगैरह 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 से मीडियम में पढ़ते हैं। वो साइंस भी पढ़े। हमें भी अच्छा लगा, सरकार ने बताया कि आपको इंट्रेंस में जाना है। मेरे कौम का बच्चा
जो पहली क्लास से लेके 12वीं तक उर्दू मीडियम में पढ़ता है, मार्च अप्रैल महीने में उर्दू में मीडियम में एग्जामिनेशन देता है, सरकार उसको बोलती है बेटा दे 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 परीक्षा दे दे उर्दू में, और डॉक्टर बनना है तो मई महीने वाली परीक्षा तेरे को अंग्रेजी में देना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं बहुत बिल्कुल साफ बात करता हूं। जब हमने ये काम करा साहब, हमारे साथ ना कोई इदारे वाले, ना उर्दू वाले, ना टीचर, ना कोई नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ी। आज जो मोदी साहब बात करते हैं 2024 में, हमने वो बात 2000 में की थी कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज पूरे भारत में एंट्रेंस एग्जामिनेशन उर्दू सहित 13 भाषाओं में होता है, 13 भाषाओं में। जेई से लेके आप नीट तक चले जाइए, 13 लैंग्वेज में हो रहा है। हमने वो जद्दोजहद की और अपने महाराष्ट्र में 2001 से हमने जातिवाद नहीं करी। हमारा स्लोगन था कि जो जिस मीडियम में 12वीं साइंस का एग्जामिनेशन देता है, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन उस मीडियम में लीजिए, पढ़ाइए बाद में किसी भी मीडियम में, जद्दोजहद करें, अलग अलग जुमले सुनने पड़े, लेकिन अल्लाह का करम है 2001 से इस महाराष्ट्र में डॉक्टर बनने का इम्तिहान, अभी नीट बन गया, पहले एमएससीईटी था, अभी भी इंजीनियरिंग का है, वो एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में 2001, हम 24 में है, 25 में आ गए, महाराष्ट्र में वो एग्जामिनेशन अंग्रेजी के साथ साथ मराठी में और उर्दू में होता है। लेकिन अफसोस, हम लड़ते हैं, काम करते हैं, सेकंड साइड जो है ना वो बहुत खराब है। हम दूसरों को बोलते हैं हमको ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे तरफ से क्या है? मैंने जब RTI में डाटा मांगा कि भैया 2001 से 2023-24 तक उर्दू मीडियम से वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे कितने हैं, आप सोच भी नहीं सकते, वो 100 का भी आंकड़ा नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? किस लिए उर्दू मीडियम? आप जब 12वीं पढ़ाते हैं बच्चों को, 12वीं साइंस पढ़ाते हैं, उनको मेडिकल में जाने के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए सुविधा हो गई है, आप वो बच्चों को बैठाते क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। वो एक चीज हमने की, अल्लाह है, आगे आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद अपने आप कुछ भी नहीं होता है, अल्लाह की तो रजा होती है, लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी। पहले जमाने में आपके लिए फंड नहीं था, चीजें नहीं थी, खर्चा कहां से आएगा? हमने हमारे दलित भाइयों का, बौद्ध भाइयों का देखा और हमने मूवमेंट चालू की, वेलफेयर मिनिस्ट्री रहेंगी, पैसे आएंगे तो कुछ काम होगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो नाम है, चाहे दिल्ली वाला हो या महाराष्ट्र वाला हो, जद्दोजहद करे, तब पहली यूपीए की सरकार आई, तब वो मंत्रालय बना, ऊपर में भी और यहां भी। यहां बहुत बाद में बना, ओबीसी का बन गया था हमारे यहां पर, हमने कहा यार वो तो पीछे से मांग करते हैं, आपने बना दिया, तो वो मंत्रालय बना है माइनॉरिटी, यहां पे हम उसको विकास मंत्रालय कहते हैं। आगे आप चलोगे तो एक जमाने में, इंदिरा जी के बहुत पहले के जमाने में, बिना दांत वाला अल्पसंख्यक आयोग बना था दिखाने के लिए, नो पावर। जद्दोजहद के स्टेज से मैं गाली बकता हूं, बोलता हूं, गाली बकता नहीं, बोल देता हूं, जो बड़े बड़े उस जमाने में लोग रहे, उस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, मैंने खुलेआम उनको चैलेंज किया, बोला, चिल्लाया, मूवमेंट चलाई हमने, और अल्लाह का करम रहा, जब सुशील कुमार शिंदे थे, उस जमाने में महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा मिला है, जिसे हम जुडिशियल पावर कहते हैं ना, वो दर्जा मिला है करके हमारे प्यारे खान साहब भी बोलते हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, करेंगे तो होगा। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट माइनॉरिटीज की बात करती है या हमारी बात करती है, तो वो चीजें जो गिनाती है, हमने आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया, अल्लाह का करम रहा, वो मांगने वालों में, वो लड़ने वालों में, या आपके सामने खड़ा वाला बंदा किसी न किसी रूप में वहां पे रहा है। मेरा मकसद है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी है, हम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हर मुसलमान, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो सरकारी स्कीमें हर समाज के लिए बनती है, तो व्हाई नॉट फॉर मुस्लिम एंड व्हाई नॉट फॉर मुसलमान। और अभी का दौर तो माइनॉरिटी से भी आगे बढ़कर मुसलमान बोलने का हो गया है, क्योंकि आज की जो हुकूमत है, डंके की चोट पे कहती है हमने बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। क्या बदल दिया? वो बोलते हैं पहले अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता था, अब अल्पसंख्यक में ये भी आते, ये भी आते, ये भी आते, ये भी आते, बोला जा रहा है ना। अभी दिल्ली वाला आयोग हो, उसका अध्यक्ष कौन बनता है, महाराष्ट्र वाला कौन क्या बनता है, तो डजंट मैटर। ये सारी चीजें हैं, खास करके जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरी आप सबसे इल्तिजा है,
आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, इदारे में काम कर रहे हैं, आप बेशक कीजिए, अपनी अपनी तंजीमों के हिसाब से आप काम कीजिए, लेकिन 16 पॉइंट जो प्रोग्राम जाकिर साहब ने लाया है, और मैं बरसों से उस पर काम करता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए वो 16 पॉइंट को भी आप अपने अपने तरफ से थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए, उसमें भी आप शरीक होइए। शासन प्रशासन से जब तक आप बोलोगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, पागल हो जाएंगे आप भी और मैं भी। डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं ना, क्या अभी पिछले साल में आपने देखा है, प्री मैट्रिक नाम की बच्चों को वजीफा मिलता था, सहूलत मिलती थी, बंद हो गई। ये हमारी बहनें बैठी है, 9th 10th 11th 12th की बच्चियों ने पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, इनके लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी। वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदलकर बेगम हजरत महल किया, 2-4 साल चलाया और पिछले साल से बंद कर दिया। जब हमारे जैसे कुछ लोगों ने, आप जैसे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, तो बड़े साहब के नजर में आ गया, यार एक एक काम करके कोई मतलब नहीं है, बड़े साहब बहुत खास है, एक एक करके चिल्लाएंगे ये लोग। तो ये सारे छोटे छोटे जो माइनॉरिटीज के काम है पूरे भारत में, जो लोग कर रहे थे, जो संगठन कर रहा था, 1988 उस 1988 में दिल्ली में बना वाला मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, उसके मार्फत ये सब काम होते थे, साहब ने उसको ही बंद कर दिया। बंद कर दिया। वो बंद करने से ऑटोमेटिकली सारी स्कीमें खत्म हो गई। तो ये तमाशे चल रहे हैं, इन चीजों पर हमको आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी एक चीज, कोई चीज आ जाती है वो हमको अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हम वो नहीं पहुंचा पा रहे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर अपनी एमएमएफ की टीम और बाकी अपन सब लोग मिलकर हर गांव में 2 लोग 4 लोग 5 लोग भी हो जाए ना जी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो चीजें सरकार तक लोगों तक लेके जा सकते हैं। अभी 8-15 दिन पहले, खास करके 8-10 दिन पहले, पैसे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में खर्च होने हैं, मार्च महीना आ रहा है, ऑनलाइन कलेक्टर का मीटिंग होता है, और कलेक्टर के मीटिंग में कहा जाता है, भरणे साहब है महाराष्ट्र में माइनॉरिटी मिनिस्टर, उन्होंने कहा, ऑनलाइन कलेक्टर के मीटिंग में कहा कि जो माइनॉरिटीज की स्कूलें हैं और मदरसे हैं, आप उनके यहां सोलर की अगर जरूरत है, हम सोलर के लिए फंड देते हैं, फ्री में सोलर लगा देते हैं। 1 या 2 बुल्डाना होगा, उधर के सांगली होगा, 1 या 2 के कलेक्टर ने पेपर में ऐड दिया और लोगों से कहा कि आप अर्ज दीजिए। महाराष्ट्र के बाकी कलेक्टर सोकर है और उनसे भी ज्यादा हम सोकर है। वो स्कूल वाले क्यों नहीं अपने यहां सोलर के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं उसका प्रपोजल देते हैं? अभी उसी समय 8 दिन के बाद में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए सरकार ने ऐड दी है। जो 10वीं 12वीं के बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको अलग से कोचिंग देना है, उसका ऐड दिया है। संस्थाओं से एप्लीकेशन मांग रहे हैं, डायरेक्ट हमसे नहीं मांग रहे हैं, संस्थाओं से मांग रहे हैं। जो ट्यूशन क्लास वाली संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज है, वो अर्ज करे। हम आपको शेयर करेंगे, शायद हमने एमएमएफ के ग्रुप में शेयर भी किया है। जो स्कूल कॉलेज वाले हैं, ट्यूशन वाले हैं, उस पर काम करें, वो अर्ज करे, वो काम अपने हाथ में ले, और रियल में, खाने का नहीं, पैसे नहीं खाने के, रियल में वो पब्लिक तक चीज जानी चाहिए, ट्रेनिंग की चीजें, उसके लिए आप प्रपोजल भेजिए। अब मैं मेरे मुद्दे पे 2-3 मिनट के लिए आ रहा हूं और उस पर मैं कर दूंगा, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अपने यहां ऐसा है, महाराष्ट्र की बात करें हम, हमारे यहां माइनॉरिटीज में जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग आते हैं, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन जो क्रॉस अभी हो रहा है, वो क्रॉस ये हो रहा है, हमारे यहां बौद्ध समाज है, वो बौद्ध समाज माइनॉरिटी में भी आता है और वो बौद्ध समाज शेड्यूल्ड कास्ट में भी आता है। वो शेड्यूल्ड कास्ट की सहूलतें ले लेते हैं, लेकिन जब उनको कुछ चीज दिखती है कि यार एडिशनल कुछ माइनॉरिटी के नाम से मिल सकता है, तो हमारे यहां इंटर हो जाते हैं। इसलिए अभी जितनी भी चीजें आप देखेंगे माइनॉरिटी के नाम से, वो फॉरेन में पढ़ने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप हो, अभी चालू हुई है कुछ दिन पहले, अभी पहले 45 था, अभी 75 हो गया। लिस्ट उठा के देखिए कितने मुस्लिम है, और रहेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन में तुम्हारे हमारे जैसे इक्कड़ दुक्कड़ मुस्लिम ही दिखते हैं कॉलेजों के अंदर में, बड़े जगह तो गायब है। उस पर भी सब जगह काम कर, उस पर भी काम करना पड़ेगा, संख्या कैसी बढ़ सके। मेन चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा मेन इश्यू है, जब एससी समाज का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, सहूलत है, हमको किसी से ऑब्जेक्शन नहीं है। अब क्या होता है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि हमें अपने लोगों को ज्यादा फायदा देना है,
ज्यादा मदद करनी है। तो ये रिजर्वेशन के अंतर्गत तो नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, फिर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही। तो पहले जमाने में स्कॉलरशिप में मतलब होता था कि जो आपकी फीस है वो फीस वो ऐड हो जाएगी, दे देंगे उसके अंदर में। फिर बाद में बोला गया कि भैया इनको कुछ खर्च पानी के पैसे देना चाहिए, तो मेंटेनेंस नाम दिया गया। वो तो उस जमाने की शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस और प्लस मेंटेनेंस के नाम से मिलता था और मिल रहा है अभी भी। फिर उसके बाद में समझ में आया कि यार ये तो बहुत कम हो रहा है, अपन ने हर सरकार कुछ नया देने की कोशिश करती है, तो इनको कुछ और देना चाहिए। तो उनके जो बहुत सारे सक्रिय लोग हैं, हमें अगर कुछ जो सोशल में काम करते हैं ना, उनको अगर सीखना है तो हमारे बौद्ध समाज के लोगों से सीखना चाहिए। उनका हर आदमी, हर बच्चा कैसा एक्टिविटी काम करता है, वो देखता है कि मेरे समाज ने, बाबा साहब ने जो दिया है मेरे कौम को कैसा मिल सकता है, उस पर काम करते हैं। तो भैया ऐसा हुआ कि उन लोगों ने अपने बच्चों को, जब कुछ भी नहीं था, पढ़े लिखे नौजवान जमा हुए और उन्होंने बच्चों को ट्यूशन, गाइडेंस, ये नौकरी, इसकी मार्गदर्शन, ये करते करते वो काम करने लगे। फिर कुछ समय के बाद उनके ध्यान में आया कि भैया अपने को तो काम करना है, तो उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। पहली बार ऑफिशियली 2008, मैं आपको बता रहा हूं डेट, वर्ष 2008 में अपने महाराष्ट्र में कागज पर सरकार के हिसाब से बार्टी नाम की संस्था बनती है। वो बार्टी जो संस्था है वो SC ST समाज के बच्चों को ट्रेनिंग देता है, मदद करता है, वगैरह वगैरह काम करता है। वो बच्चे डेवलप होते गए 2008 से। फिर ये माहौल चला तो अदर समाज के लोगों को लगा कि अपना काम होना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। जब ये माहौल चला और मराठा आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो हमारे यहाँ के मराठा समाज के लोगों ने, जो इनको मिल रहा है वो हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए, इसलिए 2018 में सारथी नाम की संस्था बनती है। सारथी, वो मराठा समाज 4 है उसमें, मराठा, कुंभी मराठा, मराठा कुंभी, इनके लिए बनता है। फिर और लोगों ने चिल्लाया तो 2019 में OBC समाज के लिए महाज्योति नाम की संस्था बनी है, जिसमें हमारे मुस्लिम OBC भी आते हैं। अब ये सब देखकर हमारे जैसे लोग परेशान हुए कि यार हमारे पास तो ना माइनॉरिटी के नाम से या मुस्लिम के नाम से कुछ आरक्षण नहीं है, सहूलत नहीं है, तो हमारे बच्चों को भी ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए, नौकरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इनको भी फ्री में कोचिंग मिले, इनको भी किताबें मिले, इनको भी अच्छी ट्यूशन मिले, तो हमारे लिए भी संस्था बनाई। तो हमने, जैसा अपने लोगों का होता है, हमने प्रपोज किया कि हम मौलाना आजाद प्रशिक्षण और ट्रेनिंग संस्था बनाएं। उसको हमने नाम दिया MART, मार्टी। फिर ये सरकार थोड़ी बदल गई, हमने भी इनकी नाराजगी देखी, तो हमने उनको दूसरा प्रस्ताव दिया कि सर आपको मौलाना आजाद नहीं चलता है तो आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दीजिए। तो ठीक है, मांग होते रही, अलग अलग जगह से लोग उठते रहे, अपना अपना सबने समर्थन दिया, मदद की, कोशिश की। ये बात जब आगे बढ़ी, अभी इलेक्शन के पहले जो सत्तार साहब थे अपने मंत्री, उन लोगों से मिले, बात की, उनको समझाया, उन्होंने अपने पे कोशिश की। उनके भी टारगेट होते, कोई भी मंत्री है, लेकिन जो टॉप के लोग होते हैं उस जगह जाकर रोक देते हैं। खैर काफी जद्दोजहद हुई। उसके बाद इलेक्शन को हार्डली महीना 15 दिन बचे होंगे, वहां पे जो 3 पार्टियों की सरकार थी, उसमें अजीत दादा पवार जो है वो बार बार कहते कि मैं सबकी बात करता हूं, माइनॉरिटीज की बात करता हूं। एक दिन अब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उस दिन अखबारों के पन्नों पर, खास करके आपके मराठवाड़ा वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा देखा है, क्योंकि वहां पे फ्लैश हुआ था। वो अजीत दादा पवार का फाइनेंस मिनिस्टर ये रिमार्क देता है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है इसके लिए। फिर दूसरा 2 ही रिमार्क है, और दूसरा रिमार्क बोलता है कि ऐसी संस्था बनाने की जरूरत ही नहीं है। सन्नाटा, खामोशी। हमारे जैसे कुछ पागल लोग निकले, अपना बैनर MMF का उठाया, 4 साथी लोगों को जोड़ा, काट होती है। हमने सोचा कि भैया इनकी काट क्या है, अभी उनके पार्टी के NCP के 2 घटक बन गए, हमने दूसरे घटक को पकड़ा, NCP का शरद पवार गठ। हमारा एक दोस्त है जावेद हबीब, उसके साथ लेकर हमने उनके जितने 36 जिले हैं माइनॉरिटीज के, वहां 36 माइनॉरिटी शरद पवार के द्वारा हमने निवेदन देने लगाया कि आपका रिमार्क गलत है, बनाइए, माइनॉरिटी को जरूरत है। और उसके अगले दिन जुमा को हमने सब सबमिट करवाए पूरे 36 जिलों में। उसके बाद में हमने MMF के मार्फत अपने बैनर्स दिए, न्यूज दी। उसके बाद इसी मुंबई में आके पत्रकार परिषद ली और हमने ये कहा कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम पॉलिटिकली आपके विरोध में काम करेंगे।
मुस्लिम समाज को बोलेंगे कि भैया आप दादा तुम ये कहते हो कि हम समाज के लिए है, लेकिन आप तो दे नहीं रहे, छोटी सी चीज नहीं दे रहे आप, तो पॉलिटिकल पेश हुआ। खैर, तो आनन फानन में उन्होंने ना अबुल कलाम आजाद का नाम रहा, ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रहा। उन्होंने जो डिक्लेयर किया वो है माइनॉरिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, MRTI। इसका डिक्लेरेशन हुआ 6.25 यानी 6 करोड़ 25 लाख पहले इनिशियल स्टेज पे दिया गया है। उन्हें बोला गया कि ये ऑफिस के काम के लिए है, कर्मचारियों के लिए रहेगा, इसके लिए पैसे हैं। डिक्लेयर हो गया, लोग खुश हो गए, कुछ लोगों ने अपना सत्कार कर दिया। अब आगे की बात, मामला वहीं के वहीं है। जो दूसरी संस्थाएं होती है वो संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के कलम 8 के अंतर्गत। कंपनी एक्ट के कलम 8 के अंतर्गत सारथी, भारती, महाज्योति, टार्टी वगैरह वगैरह ये सबका रजिस्ट्रेशन है। हमारी जद्दोजहद ये है कि आपने जो भी नाम दिया होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी तरह से होना चाहिए, तब उसकी सारी चीजें हमको मिलेगी ना। नहीं तो उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग नहीं चाहिए। तो आपको कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसका हेड ऑफिस औरंगाबाद में रहेगा। हमने कहा बिल्कुल बेशक, नो प्रॉब्लम, लेकिन औरंगाबाद के अलावा भी अलग अलग रीजनल क्षेत्र बनते हैं। तो हमने कहा वो रीजनल क्षेत्र आप बनाइए और उस पर आप काम कीजिए। तो उस प्रकार वहां पे फिलहाल जो डिमांड लेके चल रहे हैं कि भैया आपने को करना क्या है, तो मार्टी की घोषणा हो गई है। अभी सफिशियंट जो बाकी संस्थाएं हैं वहां पे 8,000, 5,000, 500, 700, 800, 1200 हर साल करोड़ मिलते हैं। ये सारी स्कीमें चलने वाली है, वो सारी की सारी स्कीमें अपने यहां भी आनी चाहिए। इसकी जद्दोजहद करनी है और इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपन बाकी सब काम करते हुए भी ये मार्टी अगर जैसे सक्सेस हो जाता है तो ये बच्चों को सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज मिल सकती है। तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। घोषणा करके वो फंस गए हैं, अब हमें जो जो चाहिए उसके अंतर्गत वो सारी चीजें एक ही वाक्य में कहना है कि जो चीजें आप बार्टी में, महाज्योति में, सारथी में, अमृत में, टार्टी में जो चलाते हैं वो सारी चीजें आप यहां भी चलाइए तो हमारे बच्चों का फायदा होगा। ये काम हमें करनी है। ये चीज के लिए हमारा आप मिलकर काम करें तो इंशाल्लाह आने वाली पीढ़ी का, बच्चों का कुछ जरूर फायदा होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने बैनर के साथ ये जो 16 पॉइंट है उसके अंदर ये मार्टी का भी पॉइंट है, इस पर आप और हम सब मिलकर काम करें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ सर गिने जाते हैं, मुंडियां गिनी जाती हैं। जितनी बड़ी आपकी मुंडी दिखेंगी, तादाद दिखेगी, तो सत्ता पे बैठे वाले लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर काम करेंगे। फिर से एक बार आप सबको यहाँ पे आने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपने मेरे अल्फाज को सुना, इसके लिए शुक्रिया। सिर्फ आखिरी में एक ही चीज और कहूंगा कि जो भी प्रोग्राम में लोग आए हैं इनका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद में मैं सर से गुजारिश ही करूंगा कि जितने भी लोग अपने अपने एनजीओ चलाते हैं वो 1 पेज का, 2 पेज का अपना एनजीओ का एक मैटर उस व्हाट्सएप पे डाल दें। तो इनके कामों को हम अपने इलाके में और किसी इलाके में इनके साथ मिलकर या कुछ भाई बहनों को इनके साथ जोड़कर इसको स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ मामलों पे गलत चीजें भी पहुंचाना जरूरी हो गया है। ये सारी चीजें हम पहुंचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसान सा अनुभव दिया है उन्होंने, जिस अंदाज से अपनी तंजीम के बारे में आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे उसी तरह से एक छोटा सा होमवर्क एमएमएफ भी आपको देना चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं तालीम में, सेहत में और इसी जगह पे आपको काम बिलास करते रहिए, लेकिन जब जब बात आएगी कि हुकूमत से मुतालबा करना है, हुकूमत से हमारे हुकूक मांगने हैं, तो हमें भी लेटर लिखना होगा। आपको भी माइनॉरिटी मिनिस्टर को, कलेक्टर को लेटर लिखना होगा कि जो 6.25 करोड़ रुपए की बात असलम बारी साहब ने की, वो 6.25 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। 6.25 करोड़ रुपए अब तक के हमारे समाज को मिला नहीं। ये 6.25 करोड़ रुपए किस लिए? महज रिसर्च करने के लिए, सिर्फ रिसर्च करने के लिए कि महाराष्ट्र में रहने वाले 2.5 करोड़ मुसलमानों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसी होनी चाहिए वगैरह। जब तक मार्टी MARTI मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे अमल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आजकल में कही कि सियासत में शरों की गिनती होती है। डॉक्टर ने बयान दिया कि नशेड़ी ने बयान दिया
एडवोकेट ने वोट दिया, या एक पान पट्टी पे ठेला लगाने वाले, पान लगाने वाले ने वोट दिया, सबके वोटों की ताकत वैसे है। हम 2.5 करोड़ है और हजारों की तादाद में तंजीमें काम करती है। अगर महीने में एक बार भी हमने मार्टी के लिए एक लेटर लिख दिया कि मार्टी चाहिए, मार्टी के बारे में अपडेट लीजिए, तो आप खुद सोचिए कि अगर 1000 तंजीमों ने महीने में एक बार ये काम किया तो 12,000 लेटर मंत्रालय में भर जाएंगे और मंत्रालय को मजबूर होना पड़ेगा इंशाल्लाह कि वो मार्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन अक़लियतों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए शुरू हो जाए। ये छोटे छोटे से होमवर्क आप लेते चले जाइए।